जय हो। ये मेरा सौभाग्य है कि इस देश में दो ऐसी विधाएं हैं जिनको पारस की तरह, पारस मणि याद है आपको, लोहे को छू दे तो सोना हो जाए। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और जिस शहर से मैं आता हूं, काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी ने अतीत की उन दो ऐसी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी हुई धरोहरों को स्थापित करने का बीड़ा उठाया, योग को छुआ। तो 21 जून को सारी दुनिया ने योग दिवस के रूप में मान्यता दिया। निश्चित ही आपका सीना गर्व से चौड़ा होता होगा जब आप लंदन की बिग बेन घड़ी के नीचे टाइम्स स्क्वायर अमेरिका में दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं, फ्रांस में एफिल टावर के नीचे जब आप विदेशियों को योग करते देखते होंगे तो आपको लगता है कि ये वो विधा थी जो ऋषियों से, मुनियों से, संतों से जुड़ी हुई विधा थी, जिनको सामान्य जनजीवन से जुड़े किसी व्यक्ति का लोग समझते थे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जब कोरोना के काल में न जाने कितने लोगों ने अपनी प्राण रक्षा योग करके किया, तो लोगों को लगा कि योग एक ऐसी विधा है जो जीने को कितना कारगर साबित हुई। दूसरा, आयुर्वेद को, आयुष को, जिनमें वो 7 विधाएं हैं हिंदुस्तान की, जिसमें 2 विधाएं ऐसी हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में जिनका जन्म हुआ, यूनानी का जन्म, पुराने यूनान, वर्तमान में आप जानते हैं इटली। आज से 6000 वर्ष पूर्व उस सभ्यता के समय एक विधा है होम्योपैथ। 270 वर्ष पूर्व सर हैनीमैन, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ, उस विधा को छोड़कर आयुर्वेद, सिद्धा, योग, नेचुरोपैथी, सोवारिकपा पर्वतीय अंचलों में प्रचलित है। इन सबको 7 विधाओं को मिलाकर जिस आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को हुआ, तो देश को एहसास नहीं हो रहा था कि आखिर में आयुष मंत्रालय बनाने की क्या जरूरत पड़ी। लेकिन ये आयुष ही है जिसने हजारों हजार साल से, न जाने कब से, वेदों से आयुर्वेद जुड़ा है। अथर्ववेद की उपशाखा है आयुर्वेद। आयुष को स्थापित करने का बीड़ा उठाया उत्तर प्रदेश में। जब इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी 2017 में, तब आयुष का मंत्रालय उत्तर प्रदेश में बना। आज आप देख रहे हैं आयुष को कैसे, किस तरह से समाज ने, पूरे भारतवर्ष ने कैसे गले लगाया है उत्तर प्रदेश के लोगों ने। अब मिलेट्स की बात होने लगी। आपको लगा कि 2023 को क्या जरूरत थी संयुक्त राष्ट्र को मिलेट वर्ष, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करने की। निश्चित ही द्वापर युग में एक बहुत बड़ा धर्म संकट आया था। अपने बाल सखा से मिलने जब सुदामा अपने बाल सखा भगवान कृष्ण से मिलने जा रहे थे, तो महेंद्र भैया एक संकट आया उनके सामने कि क्या लेके जाऊं उस राजा के पास। याद है क्या लेके गए थे? सामा की एक छोटी सी पोटली, उतना ही था घर में उनके। वो सामा, वो कोदो, वो रागी, वो ज्वार, वो बाजरा, इन्होंने आदि गोमती की बात किया। मेरा जन्म भी गोमती नदी के किनारे, जहां गंगा और गोमती का संगम है, गाजीपुर जिले में। मेरे गांव के किनारे के जो खेत हुआ करते हैं, जब बाढ़ चली जाती थी तो सिर्फ और सिर्फ, जिनको आप जौ आपने कहा, जौ से घर भर जाते थे। ऊपर के जो खेत थे उनमें बाजरा होता था। प्रकृति पर आधारित जब हिंदुस्तान खेती किया करता था, जब वर्षा आधारित खेती थी, सिंचाई के साधनों का, नहरों का, ट्यूबवेल का, पंप सेट का अभाव था,
तब हमारे घर इन्हीं अनाजों से भरा करते थे जिनको मोदी जी ने श्री अन्न कहा और दुनिया उनको मोटा अनाज कहती है। आज आपको जब बाजरे का महत्व विज्ञान के लोगों ने, वैज्ञानिकों ने जब कहा कि अचानक आपको लगता नहीं कि समाज में बाढ़ आ गई, शुगर की, हाई बीपी की, कैंसर की, दुनिया के न जाने कितने रोगों ने, कोई घर क्या ऐसा बचा है जिसमें 2-4 हजार रुपए की दवाएं न हुई हो और लोगों ने अपने घर के किसी न किसी को कैंसर या ऐसे हृदय रोग के सुख खोया न हो। अब बाजरे के बारे में कहा जाता है कि बाजरे का उपयोग करिएगा तो शुगर कंट्रोल होगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके खून में बढ़ने नहीं पाएगी। जब ये अनाज कोरोना हुआ तो कहा गया दवा कुछ भी खाइए, एक मल्टीविटामिन खाइए। जिंकोविट लोग खा रहे थे, क्या था उसमें? जिंक था, आयरन था, मैग्नीशियम था, फास्फोरस था। क्या चाहिए आपको? जितने मोटे अनाज के स्टॉल यहां आपके लगे हैं, ये सारी चीजें फाइबर, आज बात होती है फाइबर की। गरीबी और गुर्बत की जिसको कहते हैं ना, गरीबी और गुर्बत का वो अनाज, शर्मिंदा होते थे लोग अपने किसी रिश्तेदार को घर में वो रोटी खिलाने को, मिक्स रोटी, इन्होंने कहा ना गोरी बोलते थे, जौ, मिक्स अनाज, मिक्स दाल। जब कोई रिश्तेदार आता था तो उसके लिए गेहूं कूट के बना के तैयार करके रख दिया जाता था। जब अपने आराध्य, अपने गांव की जो देवी होती है मां शीतला, और भी जो देवी लोगों के, डी बाबा, ब्रह्म बाबा, उनको जब चढ़ावा चढ़ाने की बात होती थी तो उनको यही गेहूं की पूड़ी बनती थी, सोहारी, हलवा। वो दिन भूल गया देश जब अमेरिका से आयातित गेहूं पर इस देश के लोगों ने रोटी खाना शुरू किया। इरमा रोजो चावल, हम विदेशों से आयातित ज्वार, हम उसी के आदी हो गए। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने संकल्प लिया है कि कोई घर ऐसा न हो जिस घर में रोगों की इतनी बहुतायत हो। परिवर्तन कहाँ करना है? आयुर्वेद को अपनाना है, आयुष को अपनाना है, मिलेट्स का अनाज खाना है, फिर अपने आप रोग भाग जाएंगे, निरोग होगा भारत, स्वस्थ होगा भारत। तो फिर वो जो ख्वाब देखा है इस देश के बड़े नेताओं ने, विश्व गुरु था भारत, दुनिया की आर्थिक महाशक्ति था भारत, सोने की चिड़िया था भारत, एक बार फिर हम वही दुनिया की आर्थिक महाशक्ति पहले पायदान पर जाने की तरफ अग्रसर हैं। ऐतिहासिक दौर चल रहा है आपके लिए। हमने अभी जिस देश को अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें पायदान पर पीछे ढकेला, हम उन्हीं के 200 साल गुलाम हुआ करते थे। ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, और एक और सौभाग्य आपका है कि आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आप ही का भाई, आपकी ही किसी बाटी का लाल उस देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो बड़ा ही गौरवशाली दौर चल रहा है भारत के लिए। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, फिर से वही अतीत का गौरवशाली भारत सारी दुनिया के लिए आदर्श बनता चला जा रहा है। हम अपने खाद्य सुरक्षा के राज्य मंत्री हूँ, उसी विभाग का, आयुष का भी मंत्री हूँ और खाद्य सुरक्षा का भी, तो मुझको बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि आज ये दोनों विषय निश्चित ही समाज के लिए, समाज की जीवन शैली, आयुर्वेद कहता है कि निरोग रहने के लिए रोग पे मत जाओ, पहले अपनी जीवन शैली सुधारिए। कैसे खाना खाना है, कब क्या खाना है, ऋतुचर्या के मुताबिक खाद्य पदार्थ तय थे। हम एकादशी के दिन चावल नहीं खाते, निश्चित ही कोई न कोई वैज्ञानिक आधार होगा। हमारी जीवन शैली जो सनातन जीवन शैली है, वही जीवन शैली जिम्मेदार थी। इतने रोग नहीं थे, मोतियाबिंद होता था तो कहते थे कि उम्र हो गई, बाल पकते थे तो कहते थे उम्र हो गई, शुगर होता था तो कहते थे निश्चित ही 60 वर्ष के ऊपर इनकी उम्र है। अब बच्चों को भी मोतियाबिंद होता है और लोगों, छोटी उम्र के लोगों को शुगर होता है। निश्चित ही पुनरावलोकन
आत्ममंथन और चिंतन का विषय है कि अचानक क्यों इन रोगों की बाढ़ आ गई। निश्चित ही जब हम प्रकृति के आधारित खेती करते थे, प्राकृतिक खेती करते थे, वर्षा आधारित खेती करते थे और ऑर्गेनिक खेती करते थे, जब वो गांव के गोबर के खेत से के खाद से जब हमने रासायनिक खाद का उपयोग कर दिया, उसी के बाद हमारे अनाज जहरीली हुए, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का उपयोग करने से हमारी सब्जियां और फल जहरीले हुए, तो उनसे हमारा शरीर भी कहीं न कहीं से रोगी हुआ है। निश्चित ही यही परिणाम है और आपको परिवर्तन मिलेगा, जैसा आह्वान किया हमारे भाई महेंद्र सिंह जी ने। अगर आपने अपनी जीवन शैली और खान पान को परिवर्तित कर लिया, आयुर्वेद को अपना लिया और ये श्री अन्न को अपना लिया, तो निश्चित ही आपके घर में अब कोई दवा बाजार से खरीद के नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। अपने लखनऊ मंडल के अधिकारियों को, लखनऊ के सारे अधिकारियों को इस बात की बधाई। मैं भी मेरठ, बनारस, जौनपुर अलग अलग जिलों के मेले में जा चुका हूं। 75 जिले में इस तरह के आयोजन होने हैं, 20 जिले अब तक पूर्ण हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। समाज भी आपको जिस तरीके से दोषी ठहराता है कि सरसों के तेल में मिलावट है, खाने के पदार्थ में मिलावट है, खोआ और मावा में मिलावट है, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि सिर्फ 6 राज्य की हमारे पास जांच की सुविधा वाले प्रयोगशालाएं हमारे पास थी। उन्होंने संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में 12 नई प्रयोगशालाएं बन रही हैं। बहुत सारे ऐसी मशीनें हमारे पास नहीं थी, अब हमने उन मशीनों को अपने प्रयोगशालाओं में शामिल कर लिया है, जिनसे हम हैवी मेटल्स की, पेस्टिसाइड्स की, रेसिड्यू की और उन सारे ऐसे पदार्थों की जांच हम कर सकते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों में, जिनको आप कहते थे कि मिलावट की जाती है, अब शायद कोई मिलावटखोर उत्तर प्रदेश में नहीं बचेगा। चाहे वो तेल की मिलावट हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ की मिलावट हो। हमने वैन बनाया है 18 मंडल मुख्यालय में। ये हमारी प्रयोगशालाएं गांव-गांव, बाजारों में जाकर, उन बस्तियों में जाकर लोगों को जागरूक करती हैं कि कैसे आप अपने घर में, दूध आपका शुद्ध नहीं है, ये हमारी घर की माँ और बहन बेटियां कर सकती हैं। नमक में आयोडीन है कि नहीं है, इसकी जांच किसी प्रयोगशाला की जरूरत नहीं। सरसों के तेल में मिलावट है, ये भी आप लोग जाके पंपलेट बांट रहे हैं और खुद टेस्ट करके आपको दिखा रहे हैं। समाज जिस दिन जागरूक हो जाएगा, उस दिन इन मिलावटखोरों की, इन कालाबाजारियों की दुकान बंद हो जाएगी और बड़ा सख्त प्राविधान किया गया है। उनके खिलाफ सिर्फ बड़े बड़े जुर्माने नहीं, उनके खिलाफ कड़ी सजा का भी प्राविधान इस सरकार ने किया है। निश्चित ही उस दिन का इंतजार है जिस दिन समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ये विभाग ऐसे लोगों, ऐसी सारी चीजों को समाज से खत्म कर देगा, फिर कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।